सोचिए कि एक बहुत ही खौफनाक और मुश्किल स्थिति है। मतलब एक शहर में एक आदमी है जिसका नाम हम चलिए हेंस रख लेते हैं। अच्छा, हेंस। हाँ, तो हेंस की पत्नी एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है और वो मौत के कगार पर है। बहुत ही दुखद स्थिति है। बिल्कुल। अब सिर्फ एक ही दवा है जो उसकी जान बचा सकती है, और ये दवा उसी शहर के एक फार्मासिस्ट ने हाल ही में खोजी है। तो हेंस उस फार्मासिस्ट के पास जाता होगा। हाँ, वो जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट उस दवा के लिए हेंस से उसकी लागत का 10 गुना ज्यादा पैसा मांग रहा है। मतलब इतने पैसे जो हेंस के पास सपने में भी नहीं है। ओहो, ये तो बहुत नाइंसाफी है ना? हेंस हर जगह से पैसे उधार मांगने की कोशिश करता है। फार्मासिस्ट के आगे गिड़गिड़ाता है कि भाई मेरी पत्नी मर रही है, मुझे दवा दे दो, मैं बाद में एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन फार्मासिस्ट नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। उसका सीधा सा जवाब है कि मैंने ये दवा खोजी है और मैं इससे मुनाफा कमाऊंगा। अब हेंज पूरी तरह से टूट चुका है, रात का समय है और अपनी पत्नी को मरता हुआ न देख पाने की मजबूरी में वो उस फार्मासिस्ट की दुकान का शीशा तोड़ देता है। बाप रे। हाँ, शीशा तोड़कर अपनी पत्नी के लिए वो दवा चुरा लेता है। अब इस गहन विश्लेषण या डीप डाइव में हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेंज ने जो किया वो सही था या गलत? ये जो स्थिति आपने बताई ना, ये मनोविज्ञान की दुनिया के सबसे मशहूर और पेचीदा सवालों में से एक है। अच्छा। हाँ, इसे हेंज दुविधा या हाइंस डायलेमा कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास सिद्धांत तैयार किया था, तो उन्होंने इसी कहानी का इस्तेमाल किया था। वेट, तो क्या कोलबर्ग ये जानना चाहते थे कि लोग हेंज को सही मानते हैं या गलत? नहीं, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उनका मकसद ये जानना था ही नहीं। कोलबर्ग के नजरिए से देखें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी इंसान ने कहा कि हेंस को चोरी करनी चाहिए या किसी ने कहा कि नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। उनके लिए वो हाँ या ना पूरी तरह से अप्रासंगिक था। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। मतलब अगर इस पूरी दुविधा में हाँ या ना से फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर इंसान के नैतिक होने या न होने का पैमाना क्या है? असली पैमाना ये है कि उस इंसान ने वो हाँ या ना क्यों कहा। अच्छा, मतलब उसके पीछे का कारण। हाँ, उस निर्णय तक पहुंचने के पीछे का तर्क क्या है। कोलबर्ग का पूरा सिद्धांत इंसान के व्यवहार या उसके अंतिम फैसले पर नहीं, बल्कि उसकी सोच पर केंद्रित है। इसे मनोविज्ञान में मॉरल रीजनिंग या नैतिक तर्क कहा जाता है। कोलबर्ग का कहना था कि इंसान का दिमाग एक दिन में अचानक से सही गलत का फैसला करना नहीं सीख जाता। मतलब ये एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा नैतिक विकास एक के बाद एक स्टेजेस या चरणों में होता है, और हर अगली स्टेज इंसान की सोचने की क्षमता के एक नए और ज्यादा गहरे स्तर को दर्शाती है। इसे समझने के लिए मुझे स्कूल के गणित के सवालों की याद आ रही है। गणित के सवाल? वो कैसे? मतलब जैसे स्कूल में होता है ना कि मान लीजिए किसी छात्र का गणित के सवाल का फाइनल जवाब 4 आया है। हाँ, ठीक है। अब अगर उस छात्र ने उस सही जवाब किसी की कॉपी से देख के लिख दिया है, तो टीचर उसे पूरे नंबर नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसे वर्किंग प्रोसेस नहीं पता। एकदम सही। निर्णय क्या है ये तो फाइनल जवाब है, लेकिन ये जो मॉरल रीजनिंग है, ये वो वर्किंग प्रोसेस है जो बताती है कि कोई इंसान उस निर्णय तक कैसे पहुंचा। वाह, ये तुलना इस सिद्धांत की बुनियाद को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। शुक्रिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गणित के सवाल जटिल होते जाते हैं और उन्हें हल करने की प्रक्रिया भी गहरी होती जाती है। ठीक वैसे ही हमारी नैतिक सोच भी मैच्योर होती है। तो कोलबर्ग ने इस मैच्योर होने की प्रक्रिया को कैसे बांटा है? उन्होंने इंसान की इस पूरी वैचारिक विकास प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में बांटा है। अच्छा, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। तो चलिए इस वैचारिक गणित को शुरू से सुलझाते हैं। इंसान की जिंदगी का जो सबसे पहला चरण है, जो 0 से 9 साल की उम्र तक का समय है, हाँ, जिसे पूर्व पारंपरिक स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल कहा गया है। राइट। इस उम्र में तो दुनिया बहुत छोटी होती है। मुझे लगता है यहाँ बच्चों की सोच सिर्फ 2 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती होगी, सजा से बचना और इनाम पाना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस लेवल की जो पहली स्टेज है, उसे आज्ञा पालन और सजा या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज कहा जाता है। सजा से बचना मतलब डर। हाँ,
इस उम्र के बच्चे के लिए सही और गलत की कोई दार्शनिक या गहरी परिभाषा नहीं होती। उनके दिमाग में एक बहुत ही सीधा गणित चलता है। वो क्या? अगर किसी काम को करने से सजा मिल रही है तो वो काम गलत है, और अगर सजा से बचा जा रहा है तो वो काम सही है। मतलब नियम इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि वे समाज के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। नियम सिर्फ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो नियम बनाता है, जैसे माता पिता या टीचर, उनके पास सजा देने की ताकत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा समय पर अपना होमवर्क कर रहा है तो इसलिए नहीं कि उसे शिक्षा का महत्व समझ आ गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस इसलिए होमवर्क कर रहा है ताकि अगले दिन क्लास में टीचर की डांट से या किसी भी तरह की सजा से बचा जा सके। एकदम सही। यही इस उम्र की वास्तविकता है। लेकिन दिमाग हमेशा एक ही जगह तो नहीं रुकता ना। हाँ, बच्चे बड़े भी तो होते हैं। बिल्कुल। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो अपनी दिमागी क्षमता में एक कदम आगे बढ़ता है और स्टेज 2 में प्रवेश करता है। स्टेज 2 क्या है? इसे व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म की स्टेज कहा गया है। यहाँ सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? अब बच्चा सिर्फ सजा के डर से नहीं भागता, बल्कि वो लेन देन की भाषा समझने लगता है। लेन देन मतलब बिजनेस माइंडेड हो जाता है। एक तरह से हाँ, वो अपना स्वार्थ देखने लगता है। उसके फैसलों के पीछे का मुख्य सवाल बन जाता है, इसमें मेरा क्या फायदा है? अच्छा, व्हाट्स इन इट फॉर मी? बिल्कुल। मतलब मैं अपना खिलौना तुम्हारे साथ तभी शेयर करूंगा जब तुम मुझे अपनी चॉकलेट दोगे। हाँ, या फिर अगर घर के किसी काम में मदद करनी है तो उसके बदले में एक्स्ट्रा टीवी देखने का समय चाहिए। वेट, एक सेकंड, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी उलझन आ रही है। बताइए। हम तो हमेशा ये मानते हैं ना कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, निस्वार्थ और पवित्र होते हैं। हाँ, समाज में यही माना जाता है। लेकिन इस थ्योरी को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे असल में बहुत ही रणनीतिक और स्वार्थी होते हैं, जो हर वक्त सिर्फ अपना फायदा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या वाकई बचपन इतना स्वार्थी होता है? यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच है। इसे स्वार्थ या चालाकी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो फिर क्या है ये? ये असल में बच्चों के दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। उस उम्र में इंसान के दिमाग का वो हिस्सा पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुआ होता जो सहानुभूति, समाज या न्याय जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। अच्छा, मतलब हार्डवेयर ही अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल। एक छोटे बच्चे की दुनिया उसके अपने शरीर, उसकी अपनी ज़रूरतों और उसके आसपास के तुरंत मिलने वाले परिणामों तक ही सीमित होती है। समझ रहा हूँ। इसलिए जब वे मेरा क्या फायदा है सोचते हैं तो यह कोई बुरी नियत नहीं है, बल्कि उस उम्र में दुनिया को समझने और उसमें सर्वाइव करने का उनका एकमात्र तरीका है। ओह, ये एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण है। मतलब ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि दिमागी विकास की एक सीमा है। सही कहा। लेकिन इंसान हमेशा तो इस स्वार्थ के बुलबुले में नहीं रह सकता ना। मुझे लगता है 10 से 15 साल की उम्र के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव आता होगा। हाँ, इंसान परिवार की छोटी दुनिया से निकलकर एक बड़े समाज का हिस्सा बनता है, और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा लेवल, जिसे परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। परंपरागत स्तर, तो इसमें क्या होता है? देखिए, इस बदलाव की वजह यह है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। सरवाइव करने के लिए उसे एक झुंड या समाज का हिस्सा बनना ही पड़ता है। बिल्कुल, अकेले तो नहीं रह सकते। और समाज का हिस्सा बनने के लिए समाज के नियम मानने पड़ते हैं। इस दूसरे लेवल में पूरा फोकस इसी बात पर होता है कि समाज की हमसे क्या उम्मीदें हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है स्टेज 3 से, जिसे गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज कहा गया है। अच्छा बच्चा बनने की चाहत। हाँ, अब इंसान सिर्फ सजा या अपनी स्वार्थ से परे हटकर दूसरों से स्वीकृति या अप्रूवल चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें। इससे अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो ये लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता की शुरुआत है। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब अगर कोई बच्चा क्लास में टीचर की मदद कर रहा है तो इसलिए नहीं कि बदले में उसे चॉकलेट मिलेगी, जो कि स्टेज 2 था। हाँ, बल्कि इसलिए ताकि टीचर और बाकी बच्चे उसे एक अच्छा बच्चा समझे। अपनी अच्छी छवि बनाना सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है यहाँ। बिल्कुल, ये अच्छी छवि इंसान को समाज में सुरक्षित महसूस कराती है। हाँ, लेकिन सिर्फ लोग क्या कहेंगे और आपसी तारीफों से कोई बहुत बड़ा समाज या देश तो नहीं चल सकता ना। हाँ, देश चलाने के लिए तो नियम चाहिए ना। बिल्कुल। अगर हर इंसान सिर्फ
अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को खुश करने में लगा रहे, तो बड़े स्तर पर व्यवस्था कैसे बनेगी? यहीं पर इंसानी दिमाग को एक बड़े सिस्टम की जरूरत महसूस होती है। और तब आती है अगली स्टेज, हाँ, जन्म होता है स्टेज 4 का। जिसे लॉ एंड ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर स्टेज कहा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर नाम से ही काफी सख्त लग रहा है भी। यहाँ इंसान की सोच का दायरा परिवार या स्कूल से बाहर निकलकर पूरे समाज और उसके कानूनों तक फैल जाता है। मतलब कानून मानना सबसे जरूरी है। हाँ, कानून और नियमों का पालन करना सबसे जरूरी हो जाता है, बिना किसी अपवाद के। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे रात के 2 बजे भी, जब सड़क बिल्कुल सुनसान है और दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं है। हाँ, कोई कैमरा भी नहीं है। बिल्कुल। फिर भी एक इंसान रेड लाइट पर अपनी गाड़ी रोककर खड़ा है। इसलिए नहीं कि उसे सजा का डर है या कोई उसे देखकर गुड बॉय कहेगा। तो क्यों खड़ा है? इसलिए क्योंकि उसके अंदर ये बात गहराई से बैठ चुकी है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर नियम टूटेंगे तो समाज की व्यवस्था बिखर जाएगी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन इस स्टेज को देखते हुए मुझे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई नजर आ रही है। वो क्या? भले ही इसे 15 साल की उम्र का चरण कहा गया हो, लेकिन अगर हम दुनिया पर नजर डालें तो ज्यादातर वयस्क मतलब एडल्ट्स अपनी पूरी जिंदगी इसी लॉ एंड ऑर्डर या लोग क्या कहेंगे वाली स्टेज में ही बिता देते हैं। मतलब वे कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाते, है ना? देखिए, इसे कड़वी सच्चाई कहना ठीक नहीं होगा। ये असल में इंसानी सभ्यता को बचाए रखने की एक जरूरत है। जरूरत कैसे? कोलबर्ग ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी कभी भी इस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाती। और अगर आप ध्यान से सोचें तो किसी भी बड़े समाज को बिना अराजकता या क्योस के चलाने के लिए स्टेज 4 के लोगों का बहुमत में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब अगर सब बागी हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। अगर हर इंसान हर नियम पर सवाल उठाने लगे, हर कोई अपनी मर्जी से तय करने लगे कि कौन सा टैक्स देना है और कौन सा नहीं, तो समाज तो एक दिन में ढह जाएगा ना। हाँ, ये बात तो है। लॉ एंड ऑर्डर को आंख मूंद कर मानने वाले लोग ही असल में समाज को स्थिर रखते हैं। वाह, ये नजरिया तो पूरी तरह से चीजों को देखने का चश्मा ही बदल देता है। मतलब समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिना ज्यादा सवाल किए सिस्टम का हिस्सा बने रहें। बिल्कुल। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर स्टेज 4 इतना ही जरूरी और स्थिर है तो इंसान का विकास यहीं रुक क्यों नहीं जाता? इसके आगे की सोचने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि समाज के बनाए हुए कानून हमेशा सही, न्यायपूर्ण या निष्पक्ष नहीं होते। इतिहास में तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। हाँ, इतिहास गवाह है कि कई बार कानून ही सबसे बड़े जुल्म का कारण बने हैं। जब इंसान समाज के बनाए इन नियमों की कमियों को देखने लगता है और उनसे ऊपर उठकर खुद के नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, तब वो सोच के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशन लेवल कहा गया है। ये अमूमन 16 साल या उससे अधिक उम्र में विकसित हो सकता है। तो यहाँ फोकस समाज पर नहीं होता? नहीं, इस लेवल का पूरा फोकस नैतिक सिद्धांतों या एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स पर होता है। यहाँ आकर थिंकिंग का लेवल वाकई बहुत गहरा हो जाता है। तो इसकी पहली स्टेज क्या है? इसकी पहली स्टेज यानी ओवरऑल स्टेज 5 को सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। सामाजिक समझौता? हाँ, यहाँ इंसान ये समझने लगता है कि नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नियम इंसान की भलाई के लिए बनाए गए हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं बना। मान लीजिए कि एक पार्क है जहां नियम है कि कोई भी गाड़ी घास पर नहीं आ सकती, ताकि पार्क की सुंदरता बनी रहे। ठीक है, ये तो स्टेज 4 की सोच हो गई। राइट। लेकिन अगर पार्क के बीचों बीच कोई बच्चा अचानक बेहोश हो जाए, तो क्या एम्बुलेंस को उस घास पर गाड़ी चढ़ाने से रोका जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टेज 5 का व्यक्ति तुरंत कहेगा कि नहीं, नियम घास बचाने के लिए था, किसी की जान लेने के लिए नहीं। ऐसे हालात में नियम को बदला या तोड़ा जा सकता है। यह उदाहरण स्टेज 5 के लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत सटीकता से पकड़ता। तो कानून से ऊपर भी कुछ है यहाँ। हाँ, स्टेज 4 में इंसान मानता था कि कानून सबसे ऊपर है, लेकिन स्टेज 5 में वो मानता है कि कानून तो बस एक सामाजिक समझौता है। अगर वो समझौता लोगों का नुकसान कर रहा है तो उसे बदला जा सकता है। और इसके बाद? इसके बाद आती है सोच की अंतिम और सबसे ऊंची स्टेज, स्टेज 6, जिसे यूनिवर्सल एथिक्स या सार्वभौमिक नैतिकता कहा गया है। यूनिवर्सल एथिक्स, ये क्या होता है? यहाँ न्याय, समानता और इंसान की जिंदगी की कीमत दुनिया के किसी भी कानून, समाज या डर से ऊपर हो जाती है।
तो अगर हम अपने उसी हेंज वाले सवाल पर वापस लौटें जहां से हमने आज की चर्चा शुरू की थी, हाँ, हेंज की दुविधा। तो स्टेज 6 के अनुसार हेंज का अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चोरी करना पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि एक इंसान का जीवन बचाना संपत्ति के किसी भी कानून से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण यूनिवर्सल एथिक्स है। जीवन का अधिकार उस दवा बनाने वाले के मुनाफे के अधिकार से बहुत ऊपर है। एकदम सही। स्टेज 6 में सोचने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि देश का कानून क्या कह रहा है, वो ये देखता है कि मानवता का सबसे बड़ा उसूल क्या कह रहा है। लेकिन मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी पूछिए। अगर हर इंसान खुद को यूनिवर्सल एथिक्स का झंडा बरदार मान ले और ये तय करने लगे कि उसे कौन सा कानून मानना है और कौन सा नहीं, तो क्या ये बेहद खतरनाक नहीं हो जाएगा? खतरनाक कैसे? मतलब कल को कोई भी व्यक्ति बैंक लूट लेगा और कहेगा कि मैं तो अमीरों का पैसा गरीबों में बांटने के लिए यूनिवर्सल एथिक्स का पालन कर रहा था। ऐसे तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यहाँ इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। कैसा फर्क? जो इंसान बैंक लूटकर बहाना बना रहा है ना, वो असल में अपने किसी न किसी छिपे हुए स्वार्थ या अपनी वाहवाही से प्रेरित है। मतलब वो स्टेज 2 या 3 में है। अच्छा, तो स्टेज 6 वाला क्या करेगा? स्टेज 6 का व्यक्ति अपने किसी निजी फायदे या मजे के लिए नियम नहीं तोड़ता। कोलबर्ग का मानना था कि स्टेज 6 का व्यक्ति वो है जो अन्यायपूर्ण नियम को तोड़ने के बाद उसकी जो भी सजा होगी उसे हंसते हंसते और पूरी जिम्मेदारी के साथ कबूल कर लेगा। वो पुलिस से भागेगा नहीं? बिल्कुल नहीं। हेन्स दवा चुराने के बाद अगर जेल जाने को तैयार है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी पत्नी की जान बचाकर नैतिक रूप से सही काम किया है, तो वो स्टेज 6 है। वो सिस्टम को आईना दिखाता है। ये स्वार्थ नहीं है। नहीं, ये सर्वोच्च स्तर का बलिदान है। इसीलिए असली जिंदगी में बहुत ही कम लोग स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं। वाह, तो ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है, बल्कि उस कानून को तोड़ने के परिणामों को बिना किसी शिकायत के भुगतना है। ये सच में एक बहुत ही उच्च स्तर की वैचारिक स्पष्टता है। बिल्कुल। अब तक हमने जो भी चर्चा की, कोलबर्ग की ये 6 स्टेजेस की थ्योरी सुनने में बहुत ही शानदार और पूरी तरह से लॉजिकल लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन हम जानते हैं दुनिया की कोई भी थियरी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। तो इस सिद्धांत की भी कुछ कमियां या क्रिटिसिज्म होंगे जिन पर बात किए बिना ये विश्लेषण अधूरा रहेगा। हाँ, बिल्कुल है। इस सिद्धांत की जो सबसे पहली और बड़ी आलोचना है वो इसकी सांस्कृतिक सीमा है, मतलब कल्चरल बायस। कल्चरल बायस, वो कैसे? कोलबर्ग ने ये पूरा मॉडल पश्चिमी देशों या वेस्टर्न कल्चर्स की सोच को ध्यान में रखकर बनाया था, जहां व्यक्तिवाद को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। जहां इंसान खुद को पहले रखता है। हाँ, लेकिन दुनिया के कई समाजों में, खासकर पूर्वी देशों में, इंसान खुद से ज्यादा अपने समुदाय, परिवार या समाज को महत्व देता है, जिसे कलेक्टिविज्म कहते हैं। तो वहां ये थियरी फिट नहीं बैठती। मुश्किल है। वहां सही और गलत तय करने का तरीका कोलबर्ग के इस पश्चिमी मॉडल में शायद ठीक से फिट ही ना बैठे। अच्छा, और मैंने सुना है कि मनोविज्ञान की दुनिया में एक और आलोचना ने बहुत हलचल मचाई थी। शायद कैरल गिलेगन नाम था उनका। ओहो हाँ, कैरल गिलिगन। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात की तरफ ध्यान खींचा था। उन्होंने क्या कहा? असल में कोलबर्ग ने अपनी रिसर्च में मुख्य रूप से सिर्फ लड़कों और पुरुषों का ही इंटरव्यू लिया था। वेट, महिलाओं से पूछा ही नहीं? बहुत कम। गिलिगन का तर्क था कि इस पूरी थ्योरी में महिलाओं के नजरिए को, यानी वुमेन्स पर्सपेक्टिव को, तो पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी कमी है। हाँ, कैरल गिलिगन का वो तर्क आज भी गहराई से पढ़ाया जाता है। उन्होंने समझाया कि पुरुष और महिलाएं सही और गलत के फैसले अक्सर अलग-अलग पैमानों पर लेते हैं। कैसे? कोलबर्ग का मॉडल पूरी तरह से अमूर्त न्याय या जस्टिस और नियमों पर टिका था, जो अक्सर पुरुषों की सोचने की प्रक्रिया के ज्यादा करीब होता है। लेकिन गिलिगन ने कहा कि महिलाएं अक्सर आपसी संबंधों, देखभाल यानी केयर और रिश्तों को टूटने से बचाने पर ज्यादा जोर देती हैं। इसको अगर हम हेन्स की दुविधा पर लागू करें तो ये और भी साफ हो जाता है। बिल्कुल। सोचिए कैसे? अगर गिलिगन के देखभाल वाले नजरिए से सोचें तो शायद एक महिला ये कह सकती है कि हेन्स को चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं कि उसे कानून से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि अगर हेन्स ने चोरी की और वो जेल चला गया तो उसकी बीमार पत्नी की देखभाल कौन करेगा? बहुत उम्दा पॉइंट है। रिश्ते और जिम्मेदारी का क्या होगा? क्या फार्मासिस्ट से बात करने का कोई और तरीका नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल। लेकिन कोलबर्ग के थ्योरी में इस तरह के रिश्तों को बचाने वाले तर्क को स्टेज 3 में धकेल दिया गया।
मतलब लोग क्या कहेंगे वाले निचले स्तर की सोच मान लिया गया। अच्छा, जो कि गलत है। हाँ, गिलिगन ने इसी बात का विरोध किया कि केयर या देखभाल न्याय से किसी भी मायने में कमतर नहीं है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली बिंदु है। किसी इंसान की जिंदगी को नियमों और न्याय के तराजू कर तौलना एक बात है, और उस इंसान से जुड़े रिश्तों और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल दूसरी बात। और इसके अलावा एक और व्यावहारिक समस्या भी है। वो क्या? असली जिंदगी के मुश्किल हालातों में इस थ्योरी को जस का तस लागू करना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि रियल लाइफ कोई लैब तो है नहीं। बिल्कुल। जब इंसान किसी शांत कमरे में बैठकर हिंज दुविधा का जवाब देता है तो वो बहुत ही लॉजिकल बातें कर सकता है, लेकिन जब असल जिंदगी में आपके किसी अपने की जान जा रही हो तब भावनाएं, डर और तुरंत के हालात हावी हो जाते हैं। तब दिमाग इतना नहीं सोचता। हाँ, तब इंसान का दिमाग इन 6 स्टेजेस के खांचे में फिट होकर काम नहीं करता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो इंसान के नैतिक विकास को समझने के लिए हमें 3 मुख्य लेवल्स और उनके अंदर की 6 स्टेजेस को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। सजा के डर से शुरू होकर स्वार्थ, फिर समाज की स्वीकृति, कानून का पालन, सामाजिक समझौते और अंत में यूनिवर्सल एथिक्स तक का ये सफर, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो भी फैसले लेते हैं उनके पीछे की असली वजह क्या है। सही कहा। निर्णय क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो निर्णय क्यों लिया गया। देखिए, इस पूरी यात्रा और इसकी कमियों को गहराई से देखने के बाद मैं बस एक आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अगर असल जिंदगी के फैसले इतने ही उलझे हुए होते हैं, और अगर दुनिया की हर संस्कृति का, यहाँ तक कि हर जेंडर का सही और गलत का पैमाना अलग-अलग होता है, तो क्या वाकई दुनिया में यूनिवर्सल एथिक्स जैसी कोई चीज मौजूद भी है? या फिर हम जो भी सही गलत मानते हैं वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया के किस नक्शे पर पैदा हुए और हमारी परवरिश किन हालात में हुई है? सोचिए, अगर हेंस किसी और देश या किसी और सदी में होता, तो क्या उसकी कहानी का अंत और उसके सही गलत का पैमाना कुछ और होता?